वेलकम क्लास 10th स्टूडेंट्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट तक पहुंच गई हमारी कहानी। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा हुआ है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अब बात करेंगे। यहाँ पर बहुत लेंदी टॉपिक है लाइट और बहुत ज़्यादा वेटेज है इसका बोर्ड्स में, तो बहुत ध्यान से समझिएगा क्योंकि वेटेज बहुत है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत आते हैं और थ्योरी और रीजनिंग कंबाइंड बहुत आता है इससे, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सीधा शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखिए है क्या, मैं अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपको रिकॉल कराऊं तो उसमें हमने पढ़ा हुआ है कि अगर किसी प्लेन मिरर या कैसे भी मिरर पर, स्फेरिकल मिरर पर अगर हमने कोई लाइट इंसिडेंट कराई तो वो सेम मीडियम में बेंड करके वापस चली जाती है। ठीक, तो मतलब फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ऐसा नहीं होगा। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में ये एक हमने सरफेस ले लिया विच इज सेपरेटिंग द टू मीडियम्स, मतलब टू मीडिया। तो अगर ऊपर हमने यहां पर ले लिया सपोज मीडियम 1, ध्यान से समझिएगा बहुत, और नीचे हमने यहां लिया है मीडियम 2, और अब अगर हम कोई रे ऑफ लाइट भेजें कुछ इस तरह से, तो आपको पता है लाइट की दुनिया में सारे एंगल्स कैसे मेजर होते हैं, विद द नॉर्मल, ये ना भूलिएगा। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल बन रहा है एंगल आई विच इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, तो बात अब ये है कि आपकी इंसिडेंट रे सीधी सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन जब वो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाती है तो वो कुछ बेंड होती है, या तो इधर तरफ बेंड होगी और या फिर उधर। अब ये कैसे डिसाइड होगा ये अभी हम कुछ देर बाद बात करेंगे। तो फॉर एग्जांपल वो ऐसे बेंड हो गई कुछ ऐसे टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ, तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। और अगर आपकी रे ऑफ लाइट कुछ उल्टा शो कर रही है, मतलब ये अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये कुछ ऐसे बेंड हो गई, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अब बात ये है, ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2, कब क्या होगा। सबसे पहली चीज तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, द फिनोमेना ऑफ बेंडिंग ऑफ अ रे ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब वो बेंडिंग होती क्यों है और कैसे होगी, कब टूवर्ड द नॉर्मल होगी, कब अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वो सीखेंगे हम। अब उसके लिए आपको समझना ये पड़ेगा कि सपोज हमने ये मान लिया कि ये रेयरर मीडियम है और ये है डेंसर मीडियम। पहले तो मैं आपको बता दूं रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम का मतलब क्या होता है। हर किसी मीडियम की एक अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी होती है जो ये तय करती है कि वो लाइट रे के पाथ में कितना ऑब्स्ट्रक्शन लगाएगी। ठीक, हर किसी की अपनी ऑप्टिकल डेंसिटी है। ऑप्टिकल डेंसिटी मतलब कितना डेंस है मीडियम। ऑप्टिकल वर्ड इज यूज्ड बिकॉज लाइट की दुनिया की हम बात कर रहे हैं। तो ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम विच डिसाइड्स हाउ मच ऑब्स्ट्रक्शन इज अप्लाइड अलोंग द रे ऑफ लाइट या फिर अगेंस्ट द रे ऑफ लाइट। ठीक, उस ऑब्स्ट्रक्शन या उस ऑप्टिकल डेंसिटी पर डिपेंड करता है कि आपका मीडियम रेयरर होगा या डेंसर। अगर आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी कम है, मतलब आपका लाइट मीडियम है, हल्का मीडियम है, तो वो कम ऑब्स्ट्रक्शन लगा पा रहा है, तो वो है रेयरर मीडियम। उसमें स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी, तेज होगी, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन कम लग रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट तेज होगी, एक ज्यादा होगी। अगर आपकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा है तो दैट इज डेंसर मीडियम। इसका मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा लग रहा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। ये होता है ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब, और रेयरर और डेंसर इस बेसिस पर डिसाइड होता है। इट हैज लेस ऑप्टिकल डेंसिटी, इट हैज ग्रेटर ऑप्टिकल डेंसिटी। ठीक बात। तो अगर आप रेयरर से डेंसर मीडियम जाते हैं तो जैसे कि मैंने बताया कि स्पीड ऑफ लाइट विल चेंज, जिसकी वजह से इट इज बेंडिंग टूवर्ड द नॉर्मल। और यही चीज जब आप डेंसर से रेयरर के लिए करते हैं, तो अगर आपकी रे ऑफ लाइट डेंसर टू रेयरर जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो रेयरर टू डेंसर टूवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग होगी और डेंसर टू रेयरर में अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंडिंग होगी। अब बात आती है इंपॉर्टेंट, क्यों होगी बेंडिंग, क्यों, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है। कुछ भी पढ़े जा रहे मुंह उठा के, ये मतलब थोड़ी कॉज, फिजिक्स में हर चीज का आप क्वेश्चन पूछा करिए कि क्यों हो रहा है, कुछ भी मान के नहीं बैठ जाना है, हर चीज का जवाब दिया जाएगा कि क्यों हो रहा है। कॉज समझिए रिफ्रैक्शन का। कॉज ये होता है कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज होती है। अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस, दैट्स व्हाई बेंडिंग अकर्स। अगर स्पीड सेम रहती तो सीधे सीधे निकल जाते हैं आप, फिर आपको बेंड करने की जरूरत क्या है। स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो रही है इसलिए यू आर बेंडिंग। अब
रेयर टू डेंसर जाने में स्पीड ऑफ लाइट इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा लगा रहा है डेंसर मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट अगर डिक्रीज करेगी तो द रे ऑफ लाइट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। इसको आप कुछ ऐसे समझिए, लाइट की दुनिया में लाइट रे का घर होता है उसका नॉर्मल। तो जब आप तकलीफ में होते हैं तो आप अपने घर की तरफ रुख करते हैं। सिमिलरली जब ये रेयर से डेंसर में एंटर करी तो अब इसकी स्पीड हो गई कम, मतलब ये प्रॉब्लम में है, तो वो कहां बेंड हो गई? टूवर्ड द नॉर्मल। और यहां उल्टी कहानी है, अगर डेंसर से रेयर जा रहे हैं तो स्पीड इंक्रीज करेगी, इसलिए इट इज बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक बात? तो ये है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन अकर्स बिकॉज स्पीड ऑफ लाइट इन द पर्टिकुलर मीडियम चेंजेस, दैट्स व्हाई बेंडिंग अकर्स। ठीक, तो ये है व्हाट इज रिफ्रैक्शन एंड कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में। आगे चलेंगे, आगे बढ़ा जाएगा और बात की जाएगी लॉज के बारे में। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? एक बार मैं रिफ्लेक्शन का पहला लॉ आपको रिवाइज कराऊं और उसी के बेसिस पर फर्स्ट लॉ की बात होगी रिफ्रैक्शन में। फर्स्ट लॉ रिफ्लेक्शन का क्या था? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। यही सेम रूल काम करता है रिफ्रैक्शन में भी। इसमें क्या हो जाएगा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। तो यहां पर बात हो जाएगी कि आपकी इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल तीनों की तीनों सेम प्लेन पर होनी चाहिए। तो इस लॉ में तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं, इसकी आपको आदत है तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे लॉ को समझिए ध्यान से, सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ का नाम होता है स्नेल्स लॉ। इसका अलग से नाम दिया गया है स्नेल्स लॉ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से एक नंबर का पूछा जाने वाला वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। स्नेल्स लॉ को समझिए क्या होता है। स्नेल्स लॉ ये कहता है, अभी हमने सीखा कि एक सपोज ये मीडियम 1 है और ये है मीडियम 2, ठीक है बात, और रे ऑफ लाइट आपकी कुछ ऐसे जा रही है, तो हम ये मान लेते हैं कि ये रेयरर है और ये डेंसर है, तो ये कैसे बेंड हो जाएगी? टूवर्ड द नॉर्मल कुछ ऐसे। तो ये है एंगल आई और ये हो गया एंगल आर। स्नेल्स लॉ सेज दैट द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब आई, तो it says that sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction remains constant। मैं आपको एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो बोर्ड में लिखना है वो आपको मैं वो बता दूं। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक, टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये कहा स्नेल्स ने अपने लॉ में, और इसी चीज को आप इसी कांस्टेंट को क्या कर देंगे? लिख देते हैं म्यू। और म्यू की अभी हम कुछ देर में बात करेंगे। म्यू होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी अभी हम बात करने वाले हैं अगले टॉपिक में। अब ये है क्या? पहले तो लॉ समझ लीजिए सर, रट ना लिया करिए मुंह उठा के, पहले समझा भी करिए। साइन आई अपॉन साइन आर कांस्टेंट क्यों होगा? अगर आपने इतने एंगल पर इंसिडेंट कराई है लाइट, तो अगर आई छोटा है तो आर भी छोटा रहेगा, बराबर नहीं रहेंगे। ये रिफ्लेक्शन नहीं चल रहा है जो बराबर होंगे आई और आर, ठीक। आई अगर छोटा है तो आर भी छोटा रहेगा। अगर इन केस फॉर एग्जांपल आपको ऐसे समझाऊं मैं, इसको ऐसे समझिए, अगर हम आई को बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल हमने ये नॉर्मल बनाई फिर से और आई को हमने बढ़ा दिया, तो अब इतना हो गया है आई, तो आप अभी भी टूवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग कराएंगे, लेकिन वो बेंडिंग होगी कुछ ऐसी, ठीक बात। तो देख सकते हैं आप आर बढ़ गया। इसका मतलब आई और आर प्रोपोर्शनैलिटी के हिसाब से बढ़ेंगे और इस तरह से बढ़ेंगे सच दैट दिस रेशियो शुड ऑलवेज बी कांस्टेंट, और जिसकी एक कुछ ना कुछ फिक्स्ड वैल्यू आएगी, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। ये है स्नेल्स लॉ, मतलब रिफ्रैक्शन का दूसरा लॉ। अब हम बात करेंगे इसी चीज के बारे में डिटेल में कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सीन क्या है। अभी मैंने आपको डिस्कस किया कुछ देर पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन होता है म्यू, मू नहीं है ये, म्यू म्यू, ठीक है। अब इसको समझिए क्या है। अभी मैंने बताया, सबसे पहले तो मैं इसकी 3 डेफिनेशन आपके लिए पढ़ दूं। 3 डेफिनेशन बोर्ड में जो आपको जो सूटेबल लगे वो आप लिख दीजिएगा। पहला, इट इज द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, और
इट इज द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक, और तीसरी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन है, वो मैं अभी बताऊंगा 2 मिनट बाद। अब पहले समझिए जो दोनों डेफिनेशन हमने कही अभी। ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इसका मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि सपोज इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका μ2 है, और आपकी लाइट आपने ऐसे भेजी और वो सपोज बेंड कर गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ ऐसे, ठीक बात। इसका मतलब क्या है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड कर गई है, मतलब μ2 रेयरर मीडियम रहा होगा, μ1 डेंसर, तो μ1 ज्यादा रहा होगा μ2 से। तो ऑप्टिकल डेंसिटी की वैल्यू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू ये डिसाइड करती है कि विच मीडियम विल बिहेव एज द रेयरर एंड विच विल बिहेव एज द डेंसर, और उसी के बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि बेंडिंग टुवर्ड द नॉर्मल करानी है या फिर अवे फ्रॉम द नॉर्मल करानी है। ये है इंपॉर्टेंट कहानी। और दूसरा जो मैंने डेफिनेशन पढ़ी उसको तो आप स्नेल्स लॉ में लिख ही चुके हैं कि इट इज इक्वल टू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये तो अभी आपने स्नेल्स लॉ में लिख लिया। तो ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। अब इंपॉर्टेंट बात होती है कि यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ म्यू, आप देख सकते हैं ये दो वैल्यूज का रेशियो है, तो ये विल बी यूनिटलेस। तो ये इज यूनिटलेस मतलब नो यूनिट, तो इसको आप चाहे यूनिटलेस लिखें चाहे ये लिखें कि म्यू हैज नो यूनिट। ये एक नंबर का बहुत छोटा माइनर सी चीज है जो आप याद रखिए अचानक से। अब देखिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैं बात कर लूं आपसे। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट हैं, अगर आप आईसीएससी के स्टूडेंट हैं, जो कि आप हैं, तो ये एक नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ठीक है बस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, पहले तो मैं किताबी डेफिनेशन आपके लिए पढ़ दूं। ये डेफिनेशंस आप साथ में नोट भी कर सकते हैं, जैसे कि पिछले लेक्चर से भी आप करते आ रहे हैं। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका मतलब ये है म्यू इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला समझिए, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ये होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम को हम सालों से कैसे डिनोट कर रहे हैं? सी से, सालों से करते आ रहे हैं, सी से डिनोट करते हैं 3 × 10⁸ जिसकी वैल्यू होती है, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को हम डिनोट करेंगे वी से। तो यहां फॉर्मूला बन जाता है एक नया, विच इज सी अपॉन वी, और सी की वैल्यू हमेशा से ही 3 × 10⁸ होती है। ये है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विच इज द मैक्सिमम स्पीड थ्रू विच या विद विच लाइट कैन ट्रैवल, ठीक है। तो म्यू इक्वल सी अपॉन वी, ये तो एक फॉर्मूला था ही, ये बन गया दूसरा फॉर्मूला। अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आए तो आप फॉर्मूला ये लिख करके आएंगे, अगर सिर्फ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पूछा जाता है तो आप वो वाली डेफिनेशन और ये फॉर्मूला लिख करके आराम से आ सकते हैं, ये मतलब है। तो अब मैं आपको समझाऊं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिर्फ रटना लिया करिए, सिग्निफिकेंस समझिए। इसका सिग्निफिकेंस का मतलब ये हो गया, इसके सी की वैल्यू तो कांस्टेंट है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो v और म्यू में आपको रिलेशन मिल रहा है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात जो समझनी है हमको वो ये है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू v, जो कि अभी हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि अगर ऑप्टिकल डेंसिटी किसी मीडियम की ज्यादा रही तो उस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। वो यहां से आती है चीज कि अगर आपने ऑप्टिकल डेंसिटी बढ़ाई तो स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज हो जाएगी। ये है इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि सी कांस्टेंट रहता है हमेशा, ठीक। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि 3 चीजों की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एग्जाम्पल के तौर पे आपको हमेशा याद होनी चाहिए, जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। इन तीनों की, एयर, वाटर और ग्लास, एयर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है 1, वाटर की होती है 4/3, जिसको आप डेसिमल में 1.33 भी लिख सकते हैं, और ग्लास की होती है 3/2, जिसको डेसिमल में हम 1.5 लिख सकते हैं। तो ये 3 वैल्यूज बिल्कुल रट लीजिए अच्छे से, क्योंकि इनका बहुत यूज आने वाला है। वहां पर अगर बोर्ड पे क्लियरली ना दिख रहा हो तो ये जो चीज लिखी हुई है ये 1.33 लिखी हुई है, 4/3 को अगर डिवाइड करेंगे आप तो 1.33 ही आएगा, ठीक बात। तो ये ग्लास की
वाटर की और एयर की। ठीक, अब हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे कि म्यू ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1 क्या है। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, उसमें आप और डिटेल में, अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को और डिटेल में समझना है हमको। तो डिटेल में समझने के लिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या आएगी, नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा कि कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है, कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यू, ठीक उसी तरह जैसे कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है आपकी पढ़ाई, चैट जीपीटी पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, दोस्ती पे, रिलेशनशिप पे, इन सब चीजों पर डिपेंड कर रही है। इन सब से आपको फुर्सत मिल जाए तब आप थोड़ा पढ़ लें, ऐसा ही वाला सीन है। तो इसी तरह म्यू किन किन चीजों पर डिपेंड करेगा ये हम यहां पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहला फैक्टर, नेचर ऑफ मीडियम क्या है, 10th है, पहला बोर्ड है। जो कैंडिडेट्स भी हल्के में ले रहे हैं वो बहुत ध्यान से समझ लें इस बात को, बहुत अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि पेपर बहुत जबरदस्त आता है फिजिक्स का। तो अगर आप सही से इंटेंसिवली नहीं पढ़ पाए तो पेपर आपको घुमा देगा बहुत अच्छे से। तो इसलिए टॉपिक्स को बहुत सीरियसली और बहुत ध्यान देकर के पढ़िए। चलिए अब बात आगे करेंगे, नेचर ऑफ द मीडियम के साथ कैसे डिपेंड करता है। नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब फिर वही हो गया कि स्पीड, म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट। जिस भी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा। वाइस वर्सा इज ऑल्सो ट्रू, किसी मीडियम में अगर स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा है तो उसका म्यू कम होगा। इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट अगर ज्यादा है तो दैट मीडियम विल बिहेव एज द रेयरर मीडियम, एंड इफ स्पीड ऑफ लाइट इज लेस योर मीडियम विल बिहेव एज द डेंसर मीडियम। तो ये नेचर ऑफ मीडियम का कमाल है कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है, नेचर ऑफ मीडियम कैसा है उस पर डिपेंड करेगी म्यू की वैल्यू। अभी आप देख सकते हैं, मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बताऊं, अभी आपने पढ़ा एयर का 1 है, वाटर का 1.33 है और ग्लास का 1.5 है। देख सकते हैं आप, अगर हम एयर से ग्लास में भेज दें, एयर से ग्लास में रे ऑफ लाइट भेज दें तो एयर का कितना है 1 और ग्लास का कितना है 1.5। तो रेयरर से डेंसर जा रहे हैं, आप रेयरर से डेंसर जा रहे हैं तो स्पीड ऑफ लाइट विल डिक्रीज। अगर हम ऐसा कुछ कर दें, ग्लास से वाटर में भेज रहे हैं अपनी रे, ग्लास का कितना है 1.5, वाटर का 1.33, कहां से कहां जा रहे हैं आप, डेंसर से रेयरर में, योर स्पीड ऑफ लाइट विल इंक्रीज। तो ये है मेन मुद्दा कि आप कौन से मीडियम में जा रहे हैं वो तय करेगा कि स्पीड ऑफ लाइट कैसी होगी। ये पहला फैक्टर, नेचर ऑफ द मीडियम। सेकंड फैक्टर की बात करेंगे, देखिए ध्यान से। सेकंड फैक्टर होता है टेम्परेचर ऑफ द मीडियम। टेम्परेचर ऑफ द मीडियम, अब बात ये क्या बना है, टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करने लग गया भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अगर आप मीडियम का टेम्परेचर बढ़ा दें, ठीक, तो उसके अंदर के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, बहुत तेजी मोशन करने लगेंगे, इधर उधर मूव करने लगेंगे, काइनेटिक एनर्जी उनकी बढ़ जाती है। तो लाइट रे जब उसके अंदर से ट्रेवल करेगी तो उसका पास होना विल बिकम इजी। पास होना विल बिकम इजी का मतलब उसकी स्पीड ऑफ लाइट बढ़ गई, लाइट की स्पीड बढ़ गई। तो लाइट की स्पीड अगर बढ़ी है तो म्यू क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। इसका मतलब है कि म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ये है मेन मुद्दा। इफ टेम्परेचर इंक्रीजेज, the speed of light in that particular medium also increases, और अगर स्पीड बढ़ रही है मतलब म्यू डिक्रीजेस। ये है दूसरा फैक्टर और इंपॉर्टेंट फैक्टर। तो टेम्परेचर ऑफ द मीडियम पर डिपेंड करेगी हमारी कहानी कि कैसे हो रहा है। और तीसरा और आखिरी फैक्टर और समझ लीजिए, जिसका नाम होता है कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट। अब मैं आपको एक बिल्कुल लाइट की दुनिया की रीजनिंग का बिल्कुल ब्रह्मास्त्र बताने जा रहा हूं। इसको बहुत ध्यान से समझ तो लीजिए ही और साथ में रट भी लीजिए। ये जो रिलेशन लिखा है, जितने भी वेटेज आया पेपर में, उसमें जितने भी रीजनिंग क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इससे ही सॉल्व हो जाएंगे। ये रिलेशन इतना इंपॉर्टेंट है। लैम्डा जो है म्यू के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसका मतलब क्या है।
आप अगर विबग्योर की बात करें, विबग्योर पता है आपको, विजिबल स्पेक्ट्रम, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू और करते करते रेड। वॉयलेट की वेवलेंथ होती है मिनिमम और रेड की वेवलेंथ होती है मैक्सिमम। ठीक, अब बात क्या है कि जिसकी वेवलेंथ ज्यादा उसका म्यू कम। तो यहां इसको ऐसे समझो, मैं यहां पर लिख रहा हूं, लैम्डा ऑफ वॉयलेट इज लेस देन लैम्डा ऑफ रेड। ठीक, वॉयलेट का रेड से कम होगा लैम्डा, therefore mu of violet will be greater than mu of red। ये इसका मतलब क्या हुआ, ये समझिए बहुत ध्यान से। आपसे ये कह दिया गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वॉयलेट इज ग्रेटर देन द रेड। इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वॉयलेट की क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये है कि जब वॉयलेट और रेड दोनों भेजे जाएंगे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो वॉयलेट का म्यू अगर ज्यादा है तो मीडियम का इंपैक्ट जो वॉयलेट पे होगा वो ज्यादा होगा। इसका मतलब म्यू, वॉयलेट की बेंडिंग ज्यादा होगी, वॉयलेट का रिफ्रैक्शन ज्यादा एंगल पर होगा। इसको मैं आपको समझा दूं, आप ऐसे समझिए। सपोज यहां है, आप दो रेज भेज दीजिए ऐसे, ये वॉयलेट है और ये रेड है, ठीक बात। अगर रेड बेंड कर रही है ऐसे, तो वॉयलेट और ज्यादा बेंड करेगी कुछ ऐसे, ये है मसला। इसका मतलब क्या हुआ कि म्यू वॉयलेट का ज्यादा है तो बेंडिंग उसकी ज्यादा होगी, उसका रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये मतलब होता है यहां पर। तो कलर और वेवलेंथ ऑफ लाइट पर ऐसे डिपेंड करता है, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये है हमारे तीन फैक्टर्स जिन पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करेगी। अब बढ़ेंगे आगे। अब आगे क्या पढ़ना है हमको, ये बहुत ध्यान समझ लीजिए। आगे एक प्रिंसिपल पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, और उसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। आई होप पढ़ाई आपकी सही से जा रही होगी, पढ़ने लग गए होंगे। कई लोग तो सो रहे थे अभी पिछले 2-2.5 महीने से, एक आध पेपरों में फेल होंगे तब जाके जागेंगे। तो अभी आई होप अभी जाग जाइए तो बेटर है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट को समझिए बहुत ध्यान से। ये सेपरेटिंग मीडियम है, फॉर एग्जाम्पल ये है μ1 और ये है μ2। आपने एक रे ऑफ लाइट भेजी सपोज कुछ ऐसे, ठीक, ये बनाया आपने नॉर्मल कुछ इस तरह से, ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस I, और हम ये मान के चल रहे हैं कि μ1 छोटा है μ2 से, ये हमने मान लिया। तो इसका मतलब μ1 अगर छोटा है तो μ1 विल बिहेव एज द रेयरर मीडियम एंड दिस इज डेंसर। तो अगर आप रेयरर टू डेंसर भेज रहे हैं तो इट विल बेंड टूवर्ड द नॉर्मल। तो सपोज ये टूवर्ड द नॉर्मल कुछ ऐसे बेंडिंग हो गई, ठीक। अब हो क्या रहा है ये समझिए, मीडियम 1 से मीडियम 2 में अगर लाइट गई है तो आप म्यू की इक्वेशन बनाएंगे। म्यू इज इक्वल्स टू साइन आई अपॉन साइन आर होता है। अब मैं आपको बताता हूं, जो मैं भी कुछ देर पहले कह रहा था कि 2 और 1 का जहां बताऊंगा मैं आपको। अगर आप मीडियम 1 से मीडियम 2 में जा रहे हैं तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2 का लिखा हुआ है। इसको प्रोनाउंशिएट कैसे करते हैं वो समझ लीजिए ध्यान से। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, इसको समझे ऐसे कि यहां से यहां जा रहे हैं हम, यहां से यहां, फर्स्ट से सेकंड, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम की है विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक। अब बात यहां की एंगल की आती है। न्यूमरेटर में वो एंगल रहेगा जिस मीडियम से जा रही है रे ऑफ लाइट। मीडियम 1 से जा रही है तो मीडियम 1 में कौन सा एंगल बन रहा है, आई, तो दैट विल बी इन द न्यूमरेटर। और डिनोमिनेटर में वो एंगल रहेगा जिस मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट, तो आर नीचे। तो ये बन गई आपकी पहली इक्वेशन। इस चीज को मैं हटा दूं क्योंकि हमको इसको सॉल्व करना है ध्यान से। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, ठीक बात, म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। अब बात ये आती है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट क्या कहता है ये समझिए। आपकी टूवर्ड द नॉर्मल बेंडिंग हुई, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है। रिफ्रैक्टेड रे टूवर्ड द नॉर्मल बेंड होने के बाद सीधी सीधी जा रही थी। हमने क्या करा, बीच में एक प्लेन मिरर रख दिया। ये प्लेन मिरर रखा हमने कुछ ऐसे कि ये जो रे ऑफ लाइट है, रिफ्रैक्टेड रे है, ये इसको स्ट्राइक कर रही है परपेंडिकुलरली, ये इसको परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है। बहुत ध्यान समझिए, अगर यहां परपेंडिकुलरली आप मिरर को, अगर आपकी रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलरली स्ट्राइक कर रही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। अगर दिमाग में 90 डिग्री आ रहा है तो आपको बहुत मेहनत करने की जरूरत है क्योंकि आप बहुत दिक्कत में हैं। अगर ये सरफेस है तो ये हुई नॉर्मल,
तो आप ऐसे ही भेज रहे हैं अगर रे ऑफ लाइट, तो एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। तो एंगल आई अगर 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी होगा 0 डिग्री। तो ये रे स्ट्रेट वापस चली जाएगी अपने ही पाथ पर, कुछ ऐसे। इसका मतलब होता है द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट गेट्स रिवर्स्ड, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। ठीक, तो पाथ रिवर्स हो गया। अब रिवर्स हो गया का क्या मतलब है, यहां पर हम 1 to 2 मीडियम में जा रहे थे, 1 से 2 में, अब हम कहां जा रहे हैं, अब हम जा रहे हैं 2 to 1। 2 to 1 की क्या कहानी है, अब आप म्यू लिखेंगे, म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, हम 2 से 1 में जा रहे हैं, ठीक है, 2 से 1 इक्वल्स, ऊपर कौन सा एंगल आता है, जिस मीडियम से जा रहे हैं, 2 से 1 में जा रहे हैं तो इस मीडियम से जा रहे हैं, तो ये आर आएगा यहाँ, तो साइन आर अपॉन साइन आई, ये बन गई सेकेंड इक्वेशन। ठीक है बात। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को करा दीजिए मल्टीप्लाई, तो इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2, ये रहा म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इंटू म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इक्वल्स, यहां देखिए दिस इज कमिंग साइन आई अपॉन साइन आर एंड इनटू साइन आर अपॉन साइन आई, आर से आर कैंसिल, मतलब साइन आर से साइन आर कैंसिल, साइन आई से साइन आई, तो ये यहां बचा सिर्फ 1, इसको भेज दीजिए नीचे, तो म्यू ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको नीचे भेजेंगे तो 1 अपॉन म्यू ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये आ गई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जिसको आप समझिए ध्यान से। ये कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट विल ऑलवेज बी द रेसिप्रोकल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 2। ऐसे सब ऊपर से निकल रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा ये चीज, इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ, इतनी चीज पहले समझ में आ जानी चाहिए आपको। अब ये चीज क्या है, इसका एप्लीकेशन समझिए। इसका एप्लीकेशन ये है कि अगर फॉर एग्जांपल हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास की निकाली एयर के रेस्पेक्ट में, बात समझिएगा, तो आप ये निकालेंगे कैसे, ग्लास को रखेंगे ऊपर और एयर को रखेंगे नीचे, तो ग्लास का होता है 3/2 और एयर का होता है 1, तो म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू ए आ रहा है 3/2। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट ये कहता है अगर एयर से ग्लास में जा रहे हो तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर 3/2 है, तो अगर ग्लास से एयर में जाने लगोगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट का सिग्निफिकेंस, कि अगर आप वाटर टू ग्लास जा रहे हैं तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सपोज म्यू है, तो अगर आप ग्लास टू वाटर जाने लगेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इसका रेसिप्रोकल। ये है सीधी सीधी बात। तो ये प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट कहता है, ठीक बात। और आप एक बेसिक सा रिलेशन और याद रखिए, म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 का मतलब होता है म्यू ऑफ 2 अपॉन म्यू ऑफ 1। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट अगर निकालनी है तो न्यूमरेटर में वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगी जिस मीडियम में जा रही है रे ऑफ लाइट। 1 से 2 जा रहे हैं तो 2 वाला न्यूमरेटर में, जिससे जा रहे हैं 1 दैट विल बी इन डिनोमिनेटर। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट म्यू 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ठीक, जैसे हमने ये कैलकुलेट किया है। अगर हमको कैलकुलेट करना हो म्यू ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, इसमें हम क्या कर रहे हैं, ग्लास से वाटर में जा रहे हैं, तो वाटर में जा रहे हैं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखेंगे न्यूमरेटर में, और ग्लास से जा रहे हैं तो उसका नीचे। सॉल्व करिए, म्यू ऑफ डब्ल्यू आपको मैंने पढ़ाया था अभी 4/3, और म्यू जी ग्लास का कितना होता है 3/2, तो ये ऊपर गया तो कितना आ गया 8/9। तो इसका मतलब है अगर आप ग्लास से वाटर में जा रहे हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू जी कितना है 8/9। और अब इसी में अगर प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट जोड़ दे तो अगर हम म्यू ऑफ जी विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू निकालना चाहते हैं तो इसका उल्टा अगर करना चाहेंगे तो इसका जो आंसर है उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, दैट्स इट, तो वो होगा 9/8। ये है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का सिग्निफिकेंस। ठीक, ऐसे चलती है कहानी। तो यहां तक अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, अभी लाइट क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको बहुत बड़ा है, अभी हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। ठीक बात, सारी चीजें अभी और टॉपिक्स बचे हैं इसमें, उसके बाद कहीं जाके हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस की। तो ये टॉपिक्स आप रिवाइज करिए अच्छे से, थ्योरेटिकली इसकी रीजनिंग भी हम डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए रिवाइज करके नेक्स्ट क्लास अटेंड करिएगा ताकि आपको बेटर समझ में आए। कोई भी प्रॉब्लम आती है कमेंट सेक्शन में बताते जाइए। अगर आपको वीडियो ऑडियो में कोई प्रॉब्लम है फील फ्री टू आस्क, सब चीजें सॉर्ट आउट की जाएंगी।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए और वेरी गुड।